हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए वेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। हम आपको बताए थे कि जब भी वेक्टर को गुना करना हो उसके दो तरीके होंगे। एक तरीका से अगर आप गुना करते हो और आंसर स्केलर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना। और हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर वेक्टर को गुना किया जाए और आंसर वेक्टर की फॉर्म में आ जाए, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दैट इज, या फिर हम कहते हैं उसको वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि इसमें वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। मतलब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर आंसर वेक्टर ही आता है ना। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि यहां पर एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, ये रहा प्लेन, और कह रहा है इस प्लेन के अंदर में मान लीजिए दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है ए वेक्टर इधर और एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर इधर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो कहता है क्या चीज कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होगा वो एक वेक्टर होगा, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यस, ए क्रॉस बी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इतना होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो कहता है इसका डायरेक्शन इज डिफाइंड एज एन कैप, जहां एन कैप जो होता है वो प्लेन कंटेनिंग वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एन कैप क्या है, एन कैप है क्या चीज, द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर। तो ए क्रॉस बी जो चीज है वो डिफाइंड होगा एज अ वेक्टर whose magnitude is equal to पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय द एन कैप, वेयर एन कैप इज क्या, एन कैप इज अ डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर। अच्छा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड a इंटू बी इंटू साइन थीटा से निकल आता है और डायरेक्शन एन कैप के बराबर है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब तो समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इससे। अब सवाल उठता है कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे आप। ठीक है, तो देखो ध्यान से, डायरेक्शन के बारे में कह रहा है कि एन कैप इज डिसाइडेड बाय द राइट हैंड थंब रूल। क्या कह रहा है, एन कैप कैसे डिसाइड होता है, एन कैप डिसाइड होता है राइट हैंड थंब रूल के जरिए। राइट हैंड थंब रूल देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि यहां पर एक वेक्टर है ए, ठीक है, और यहां एक वेक्टर है क्या चीज, बी। अगर आपको कोई कहे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो तो तरीका क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखिए कहता है पहले वाले वेक्टर की तरफ अपने दाहिने हाथ के इन चारों फिंगर को रखो, पहला वाला वेक्टर किधर, ए उधर की तरफ, और कहता है दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमा दो ऐसे। तो ए की तरफ हमने ये दाहिना हाथ का ये चार फिंगर रखा और बी की तरफ घुमा दिया, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, एन कैप। ठीक है, तो इसका एन कैप किधर है, अंदर की ओर। ठीक है, जो एन कैप का डायरेक्शन होगा किधर होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां देखिए ये प्लेन कंटेनिंग वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है, ओहो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो आप ए की तरफ हाथ रखो और बी की तरफ घुमा दो। अच्छा, एन कैप किधर होगा, ऊपर की ओर। समझ में आ गया क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि क्या, पुट योर फोर फिंगर्स कौन चीज, एक्सेप्ट थंब, है ना, एक्सेप्ट थंब, इस पर विचार करते हैं। एक्सेप्ट थंब इन द क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ क्या, फर्स्ट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड कर्ल देम, माने घुमाना है उसको, कर्ल देम इन द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, सेकेंड वेक्टर। देन थंब विल क्या, show the
डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, एन कैप। समझ में आया नहीं आया? देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से कोई कहे ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो ए की तरफ हाथ रखो पहले वाले वेक्टर की तरफ, दूसरे वाले की तरफ घुमा दो, तो ये एन कैप क्या है, ऊपर की तरफ, ये एन कैप। ठीक है, अगर मान लो इसमें बी क्रॉस ए पूछा आता, तो बी की तरफ आप हाथ रखते हैं, बी किधर है, बी इस प्लेन में उधर की तरफ है, तो बी तरफ हाथ रखें, ए किधर है, तो ए इधर की तरफ है, तो आप इधर की तरफ घुमा दो, थंब विल शो डाउनवर्ड, यानी ए क्रॉस बी किधर होगा, नीचे की तरफ, बी क्रॉस ए किधर होगा, नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, कल को मान लो अगर ऐसा हुआ, देखना ध्यान से, यहां पर एक ए वेक्टर दे रखा है, यहां पर एक बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, आपसे कोई कहे ए क्रॉस बी का दिशा किधर होगा, क्या पूछा गया, एन कैप ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वेक्टर किधर होगा, तो क्या कह रहा है, पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ रखो, अच्छा ए की तरफ हाथ रख दिया, और बी की तरफ घुमा दो, बी नीचे की तरफ है, घुमा दिया हमने, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। इस देखिए, जब भी ये सर्कल घेर करके एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वेक्टर इज पॉइंटिंग इनसाइड, मतलब वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है वेक्टर, ठीक है, पॉइंटिंग कहाँ, इनसाइड। अच्छा, कोई आपसे अगर इसमें एन कैप ऑफ बी क्रॉस ए पूछता तो क्या कहते हैं, मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो बी इधर है, ए ऊपर की तरफ है, तो बी से हमने ए की तरफ घुमा दिया ऐसे, थंब विल शो आउटवर्ड, मतलब इसका जो दिशा होगा किधर होगा, आउटवर्ड। जब भी सर्कल दे के बीच में एक डॉट लगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेक्टर इज पॉइंटिंग आउटसाइड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर इज पॉइंटिंग कहाँ, आउटसाइड। समझ में आ रहा है? अच्छा, देखिए ध्यान से, मान लीजिए अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, कह रहा है इधर की ओर एक सी वेक्टर है, ठीक है, और यहां पर एक डी वेक्टर है, तो आप बताइए डी वेक्टर किधर हुआ, किधर हुआ डी वेक्टर, सर्कल करके डॉट, मतलब डी वेक्टर बाहर की ओर है, डी वेक्टर किधर है, आपकी तरफ, बाहर की ओर। अब उससे आपसे कोई पूछे कि भैया डी क्रॉस सी का एन कैप किधर होगा, मतलब डायरेक्शन वेक्टर ऑफ डी क्रॉस सी कितना होगा, तो डी किधर है, डी है बाहर की तरफ आपकी ओर, तो हम आपकी ओर हाथ रख दिए, और सी किधर है, मेरी ओर, तो इस बाहर वाले हाथ को अपनी ओर घुमा देंगे, देन थंब विल शो एन कैप, तो एन कैप किधर होने वाला है, इधर की ओर, आप लिख सकते हैं ये अपवर्ड। समझ में? आपसे कोई यहां पर एन कैप ऑफ सी क्रॉस डी पूछता तो क्या करते हैं, तो सी वेक्टर किधर है, तो सी वेक्टर है उस साइड हाथ रख दिए, डी वेक्टर किधर है, देखो तो डी वेक्टर आपकी ओर, तो उधर की तरफ हाथ रख के आपकी ओर घुमा देंगे, एन कैप किधर आया, नीचे, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड। क्या लिखेंगे इसका डायरेक्शन, डाउनवर्ड, एन छूट गया, एन लगा लेना, करेक्ट और नॉट। इससे आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, एन कैप डिसाइड कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, पहले वाले की तरफ हाथ रखना है और दूसरे वाले की तरफ घुमा देना है, कौन सा हाथ, दाहिना हाथ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या पढ़े हम लोग, कह रहे हैं क्या चीज कि ए क्रॉस बी वेक्टर जब आप निकालते हो, है ना, किसी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, तो आंसर में आपको एक वेक्टर प्राप्त होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन डिसाइड होता है एन कैप से। और एन कैप कैसे निकाला जाएगा, तो पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ रख के दूसरे की तरफ घुमा दीजिए, थंब विल शो क्या चीज, एन कैप। तो हम डिफाइन कर सकते हैं अच्छा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्या चीज, मल्टीप्लाइंग इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय द राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ रखो, दूसरे वाले की तरफ घुमा दो, एन थंब क्या शो करेगा, एन कैप का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आपको मालूम है कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये रहा आपका प्लेन, है ना, और ये प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना।
इसमें मान लीजिए इसी प्लेन पर एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ठीक बात है ना। तो आप बताइए हमको इसका एन कैप किधर होता है, तो आप कहोगे सर ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमा दो, एन कैप परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा ध्यान से कि अगर मान लो कि किसी खास प्लेन में ये वेक्टर लाल वाला ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी वेक्टर और इस प्लेन में है, ठीक है। तो बताओ ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए की तरफ हाथ रखा और बी की तरफ घुमा दिया, तो थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ कैसे, एन कैप ए क्रॉस बी, राइट। इसका मतलब ए क्रॉस बी किधर होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो आप देखो कि ये जो ए क्रॉस बी आया, ये इस पर भी बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस पर भी क्या है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यानी कि जो एन कैप का डायरेक्शन होता है, जो ए कैप बी का, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा ही ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, या फिर प्लेन कंटेनिंग वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोटिस करना है क्या चीज, कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ क्या, ए क्रॉस बी इज क्या, बोलिए बोलिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी। अच्छा, ए और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसके ठीक परपेंडिकुलर ये क्या होता है, एन कैप होता है। मतलब ये वाला एन कैप इस बी पर भी परपेंडिकुलर होगा और ये वाला एन कैप इस ए पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दोनों पर ही क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये पहला पॉइंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। या फिर आप यूं कह लें कि ये जो ए क्रॉस बी है, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसका ये जो ए क्रॉस बी है वो ए पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी परपेंडिकुलर, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्या चीज, कि मान लीजिए कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, ठीक है। क्या कह रहा है, कहता है इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, मतलब वेक्टर या तो क्या हो, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, इसके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है 0 हो या 80 हो, उन दोनों ही केस में आप देखो जरा ध्यान से, ए क्रॉस बी का आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या चीज, साइन थीटा, ऐसा लिखा जाता है। अगर ये मॉड नहीं होता, इसका मतलब आपसे ए क्रॉस बी वेक्टर पूछ रहा है तो साथ में आप एन कैप भी लगाते, लेकिन अगर मॉडुलस लगा दी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आपको एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब जब थीटा 0 हो चाहे 180 हो, दोनों ही सूरत में साइन थीटा कितना होता है, 0, राइट। अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा तो पूरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, 0। बात सही है, मतलब उस केस में ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बड़ा ही बढ़िया कंडीशन होने वाला है कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर को चेक करने के लिए, कि वेक्टर पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है। बोले तो वेक्टर कोलिनियर है, इस बात को चेक करना है ना, तो एक काम करो, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखो। अगर आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो और वो 0 वेक्टर आ गया, या फिर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि वो दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर हैं। यानी कि या तो वो पैरेलल हैं या तो वो एंटी पैरेलल हैं। समझ में आया। असल में ए क्रॉस बी, अगर असल में ऐसे पूछा जाए कि भैया ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू अगर 0 वेक्टर आ रहा है, तो इसमें 3 बातें निकल के सामने आएंगी। क्या क्या, या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता होगा, तब तो क्रॉस लिया हुआ तो 0 आ गया होगा, या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर होता होगा तब 0 आ गया होगा, या फिर अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर नहीं है और बी वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर नहीं है, तो निश्चित ही ए वेक्टर पैरेलल टू क्या होता होगा, बी वेक्टर, या फिर एंटी पैरेलल टू क्या होता होगा, बी वेक्टर। तभी जाकर के ये चीज होगा, है ना। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो वेक्टर का और वो 0 आ गया, इसका मतलब है कि या तो ए वेक्टर 0 होता होगा या तो बी वेक्टर 0 होता होगा, ठीक है। या फिर अगर वो दोनों वेक्टर 0 नहीं है, इसका मतलब पक्का दोनों पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे, तभी जाकर के ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है। तो फिलहाल फिजिक्स में तो ज़्यादातर ये वेक्टर जीरो वेक्टर तो हम लेते नहीं है, कंसीडर करते नहीं है। मैथ में आपको मिल सकता है ना, छोड़िए उस बात को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर को, टू नॉन जीरो वेक्टर के कोलिनियरिटी को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास हो सकता है कि ये क्रॉस बी अगर जीरो वेक्टर आ गया तो वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर पक्का क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बोलता है क्या चीज कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है ए इंटू बी इंटू क्या, साइन थीटा। मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ऐसे डिफाइन किया गया है ना। तो आप बताओ, यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर साइन थीटा हो जाएगा। यस और नो? आप जरा बताइए हमको, आप पढ़े होंगे साइन थीटा का वैल्यू हमेशा ही, है ना, -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, फिलहाल ये ट्रिग्नोमेट्री कहता है, लेकिन फिलहाल यहां थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, और थीटा अगर एंगल बिटवीन वेक्टर है तो थीटा का वैल्यू तो 0 से 180 के बीच में ही हो सकता है ना। और इस दौरान साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही हो सकता है, क्योंकि इस दौरान साइन थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपने थीटा के वैल्यू को 180 डिग्री तक लिमिट कर दिया तो इसका वैल्यू किसके बीच लाई करेगा, 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, साइन थीटा का 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा सर, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड लाई करता है 1 से लेके किसके बीच, 0 के बीच। ठीक है, आप इसमें दोनों साइड a इंटू बी से गुना, तीनों साइड a इंटू बी से गुना कर दो, तो यहां गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, यहां a इंटू बी से गुना करोगे तो ये आ जाएगा a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और यहां जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। बोलो आया कि नहीं है ना, मतलब इससे आप तीनों साइड गुना कर देंगे, ऐसा आ गया। अच्छा सर, बात समझ में आ गया कि किसी भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से क्या होता है, या तो बराबर होता है नहीं तो उससे छोटा होता है ना। और 0 से हमेशा बराबर होता है नहीं तो उससे बड़ा होता है। चूंकि ये मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड या तो 0 हो सकता है ना तो 0 से बड़ा हो सकता है। ये बात सही है ना। और दूसरा बात कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट, है ना, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से हमेशा क्या होता है, इसका वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू छोटा होता है ना। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख ले लेंगे, क्या चीज, कि किसी भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से बराबर या फिर छोटा होता है, और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये चीज आप डॉट प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी जो आप लिखेंगे डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और ये भी 1 से छोटा होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या चीज, ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमेशा छोटा या फिर बराबर होगा किसके, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में भी ये चीज लागू होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये चीज लागू होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ही इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में थर्ड पॉइंट में याद रखना है। चलिए इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, है ना। हम आपको फोर्थ पॉइंट दिखाते हैं, क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट। देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब है कि उसके अगर आप ऑर्डर को चेंज कर दोगे ना,
तो आपका वेक्टर जो प्राप्त होगा वो बदल जाता है। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए ध्यान से। आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा इसके लिए, तो आप कहोगे सर ए इधर है बी इधर है, तो ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है ना, इसका डायरेक्शन किधर होने वाला है अप। ठीक है, आपसे कोई पूछे बी क्रॉस ए किधर होने वाला है, तो आप बताओ बी वेक्टर तो इधर है, तो आप पहले इधर हाथ रखे और ए वेक्टर उधर की तरफ, अच्छा उधर की तरफ घुमाना है, मतलब बी क्रॉस ए ऐसे घुमाना है ए की तरफ। थंब विल शो डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी इसका वेक्टर किधर है, ये वेक्टर आने वाला है डाउनवर्ड। तो क्या अपवर्ड वेक्टर कभी डाउनवर्ड वेक्टर के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है दूसरे का क्या है, ठीक है एक दूसरे का उल्टा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा बी ए साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर ही हैं, बट डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। यानी ये कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या है, नॉट इक्वल रहेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है कि इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है। यानी कि पक्का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते होंगे, अपोजिट वेक्टर होते होंगे। मतलब इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या होते हैं, आर, बोलिए बोलिए बोलिए, अपोजिट वेक्टर्स, है ना। यानी हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा हमेशा ही माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ये सुनो, ये फोर्थ पॉइंट। उसी तरह से ध्यान दीजिए, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है क्या चीज कि क्रॉस प्रोडक्ट, और ये मान ली ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है भैया, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सुधार लीजिएगा, है ना। अगला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर is distributive if order is maintained। अगर उसका ऑर्डर को आप मेंटेन रखते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर शो करता है। देखिए क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ लिखा हुआ है 3 वेक्टर आपके पास ए बी सी और ए क्रॉस बी प्लस सी पूछा गया, ठीक है, तो सीधी बात ए जो देख रहे हैं आप, ये बी क्रॉस सी के पहले मल्टीप्लाई हुआ है, प्री मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए को हमेशा ही प्री मल्टीप्लीकेशन में रखोगे। मतलब यहाँ पर आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मान लीजिए कल को बी प्लस सी के पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में ए आ गया, है ना, ए का क्या ले रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पर ए अगर प्री प्रोडक्ट में है तो आंसर में भी हमेशा प्री प्रोडक्ट में रहेगा, पहले रहेगा। अगर यहाँ पर पोस्ट में है तो आंसर में भी देखिए इसके पोस्ट में रहेगा, हमेशा बाद में रहेगा। अगर बाद में प्रोडक्ट है तो आंसर वहाँ भी बाद में रखना है, यहाँ पहले है तो यहाँ भी पहले रहेगा। मतलब ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर शो करता है। ठीक है, ये 5वां पॉइंट। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, लेकिन सॉरी इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ना, बट आप एक बार देख लो क्या है। कहता है क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हेल्प्स टू फाइंड क्या चीज, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है देखिए ध्यान से। आपको मालूम है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे प्राप्त होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या, साइन थीटा। ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड डिवाइड हो सकता है, तो यहां से आपको साइन थीटा क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा प्राप्त होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से थीटा प्राप्त हुआ साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब कहता है एंगल तो आपने इससे निकाल लेना है, लेकिन इस फॉर्मूला को आपको यूज करने से बचना है। कोशिश करना है कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें।
डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करें, इस वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल ना करें। पूछिए क्यों ना करें? क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कल को अगर साइन थीटा बराबर √3/2 आ गया, ठीक है, तो होता क्या है कि साइन की अगर बात करें तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। तो अगर ये √3/2 आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका थीटा इक्वल टू 60 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि साइन 60 भी √3/2 आता है, साइन 120 भी √3/2 आता है, ठीक है। तो अगर आपने कैलकुलेट किया साइन थीटा का वैल्यू और ये आ गया √3/2, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आंसर हम 60 बताएं कि 120 बताएं, है ना। तो फिर इसका यूज कैसे कर पाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको पहले से पता है कि ये एंगल बिटवीन वेक्टर कोई एक्यूट एंगल होने वाला है, किसी माध्यम से आपको पता चल गया कि एंगल क्या होने वाला है, एक्यूट होने वाला है, तब तो आप बड़े आराम से इसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, और ये आपका आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? ये तब अप्लाई करना जब पहले से पता चल जाए कहीं से कि भाई एंगल बिटवीन वेक्टर फिलहाल के लिए एक्यूट होने वाला है, तब आप ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। नहीं तो इन जनरल क्या करना है, डॉट, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम 7th पॉइंट से देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास 7th नंबर पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कहता है 7th नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ। देखिए अगर गलती से हमसे अगर डॉट लिखा जाए था ना तो उसको माइंड नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर के बारे में देखने वाले हैं। बेस वेक्टर क्या होता है? बेस वेक्टर होता है आई कैप, जे कैप और के कैप वाला, है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा, आप सोच के देखो, आई कैप भी एक्स एक्स की तरफ और दूसरा वाला आई कैप भी एक्स एक्स की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। और एंगल 0 है तो निश्चित ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? एक 0 वेक्टर आएगा, ठीक है। उसी तरह से आपसे कोई जे कैप क्रॉस जे कैप पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? 0 वेक्टर। के कैप क्रॉस के कैप पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? 0 वेक्टर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, आप सोच के देखो, आई कैप किधर होता है? एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है? आई कैप। ये आपका क्या चीज़ है? जे कैप वाई की तरफ। और के कैप किधर है? के कैप है यहाँ से बाहर की ओर। आपको मालूम है बाहर वाला वेक्टर कैसे दिखाते हैं? सर्कल करके डॉट, मतलब वेक्टर इज कमिंग आउटवर्ड, सो दिस इज योर के कैप, आपकी तरफ भैया, राइट। चलिए अब आई क्रॉस जे बोल रहा था, क्या करेंगे? पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे, दूसरे वाले की तरफ घुमा देंगे। अच्छा, थंब बाहर की तरफ है, एन कैप बाहर की तरफ है। अच्छा, ये तो के कैप की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब आई क्रॉस जे का आंसर तो बिल्कुल के कैप से मैच कर रहा है ना। तो आप क्या करोगे? क्या चीज है? के कैप, ठीक है। उसी तरह से आपसे कोई जे कैप क्रॉस के कैप पूछे तो आप क्या बताओगे? तो जे वेक्टर ऊपर की तरफ है, के वेक्टर बाहर की तरफ है, घुमा दिया। अच्छा, थंब ये तो आई कैप की तरफ है, मतलब किसको पॉइंट कर रहा है? आई कैप को। समझ में आ रहा? मतलब जे क्रॉस के कितना हो जाएगा? आई कैप। उसी तरह से आपसे कोई पूछे के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, तो के कैप किधर है? बाहर की तरफ, आपकी तरफ। आई कैप किधर है? इधर की तरफ, घुमा दो। अच्छा, थंब विल पॉइंटिंग टुवर्ड जे कैप, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है? सही है। अच्छा, अगर मान लिया आपसे कोई पूछे जे क्रॉस आई कितना होगा, तो डेफिनेटली इसका अपोजिट वेक्टर होगा। करके देख लो एक बार। तो जे ऊपर, आई इधर की तरफ घुमा दिया, देखो तो के अंदर है ना, थंब क्या है? अंदर है, जो के कैप के उल्टा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप आएगा। यस और नो, है ना। अच्छा, उसी तरह से अगर आपसे कोई के कैप क्रॉस जे कैप पूछे तो क्या होगा? तो के कैप तो बाहर की तरफ है, आपकी तरफ, जे कैप ऊपर की तरफ है, घुमा दो इसको ऊपर की तरफ। ये क्या आ गया? थंब, सो माइनस आई कैप का दिशा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस आई कैप, इसका उल्टा है। सही है। अच्छा, उसी तरह से आपसे कोई आई कैप क्रॉस के कैप पूछ ले तो आप क्या बताओगे? तो आई कैप किधर है? आई कैप इधर है, के कैप इधर है, बाहर की तरफ है। तो आई इधर की तरफ, के आपकी तरफ घुमा दिए, थंब विल शो डाउनवर्ड, जो क्या है? माइनस जे कैप है।
तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस जे कैप। देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर उल्टा कर दिए हैं तो ये भी क्या चीज आ गया, नेगेटिव आ गया है ना। तो हम कह रहे हैं क्या चीज कि अगर मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है आई कैप, यहाँ लिखा हुआ है जे कैप, तो यहाँ लिखा हुआ है के कैप, तो आप कहोगे सर आई क्रॉस जे, मतलब आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, के प्राप्त होगा। जे का क्रॉस प्रोडक्ट के के साथ तो क्या प्राप्त होगा, तो आई प्राप्त होगा। और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ तो क्या प्राप्त होगा, जे प्राप्त होगा, है ना। मतलब किसी खास सर्कुलर ऑर्डर में आप घूम रहे हैं तो आंसर ये इस तरह से आएगा। इसके उल्टा घूमना शुरू कीजिएगा, आप जे क्रॉस आई निकाल रहे हैं, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं, तो यहां पर उल्टा के प्राप्त होगा, माइनस के प्राप्त होगा, है ना। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि सर आई क्रॉस जे तो कितना, तो के प्राप्त होगा, जे क्रॉस के कितना, तो आई प्राप्त होगा, ठीक है। आई क्रॉस के क्रॉस आई कितना, तो जे प्राप्त होगा। आप या तो ऐसे याद रख लो। इससे बेहतर जानते हैं क्या होता है, इससे बेहतर ये वाला होता है। बताओ आई के बाद क्या आता है, जे। तो अगर आई क्रॉस जे मतलब वो खास ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आंसर प्लस आएगा। अगर आपसे कोई पूछे जे क्रॉस आई, तो एबीसीडी में तो जे बाद में आता है, आई पहले आता है, राइट और रॉन्ग। तो आपने उल्टा ऑर्डर लिखा है। असल में एबीसीडी भूल गए क्या, एबीसीडी में क्या होता है, आई पहले जे बाद में। तो अगर आई क्रॉस जे पूछे तो इसका मतलब एबीसीडी के ऑर्डर में है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस के कैप। अगर एबीसीडी के उल्टा ऑर्डर लिखे हैं, मतलब जे आई लिखे हैं, तो आंसर क्या होगा, माइनस के कैप। ये सबसे बेहतर। देखो यहां पर जे के बाद क्या आता है, के, ठीक है ना। तो बताइए ये जो ठीक ठाक ऑर्डर में लिखा है, जैसे एबीसीडी में जे के बाद के होता है उस तरह से यहाँ भी जे के बाद के है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस आई के। समझ आ रहा है ना। और के बाद फिर उसका सर्कल मेंटेन करना, तो के बाद आई। समझ में आया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो अगर उस तरह से ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो पॉजिटिव आंसर, ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा तो नेगेटिव आंसर। उससे भी बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका क्या चीज, इमेजिन करो आई क्रॉस जे बोला, आई क्रॉस जे, अच्छा प्लस के कैप, ये सबसे बेहतर चीज। तुरंत करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज, बेस वेक्टर्स, ठीक। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट क्या कह रहा है, 8th पॉइंट बोल रहा है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में बोल रहा है। देखिए ध्यान से, अगर किसी वेक्टर का आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, ए क्रॉस ए, तो आप सोच के देखो, ए भी इधर, ए भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो निश्चित क्या आएगा, एक हमेशा 0 वेक्टर आएगा। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमेशा क्या आता है, 0 वेक्टर होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। अब सुनिए 9th पॉइंट क्या कह रहा है, 9वां नंबर पॉइंट कहता है क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना, हेल्प्स टू फाइंड, हेल्प्स टू क्या, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि यहां पर एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, कहता है एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा, एन कैप होगा, है ना। तो वो एन कैप निकालने में मदद करता है। देखिए कैसे, आप बताइए हमको, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलता है, वो निकलता है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू क्या चीज, एन कैप, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो बताइए यहाँ से एन कैप क्या प्राप्त होगा, एन कैप प्राप्त होगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। असल में क्या है, ए क्रॉस बी वो वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, बात सही है। यानी उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तब तो ये यूनिट वेक्टर प्राप्त होने लगेगा, और ऐसा यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाएगा जो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, राइट। ये तो हमको फाइंड करना था, है ना। तो इससे क्या होता है कि हम किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल पाते हैं। आप पूछिएगा सर ये क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कल को आपसे पूछे कि यहाँ पर भैया एक ए वेक्टर है, यहाँ पर एक बी वेक्टर है, ठीक है। कहता है एक ऐसा वेक्टर सी निकालो
जिसका मैग्नीट्यूड 5 होता होगा और C परपेंडिकुलर टू A होना चाहिए और C परपेंडिकुलर टू B होना चाहिए, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो आप बताइए C वेक्टर कहीं इधर होगा बाहर की तरफ, यस और नो? बात सही है ना? अब सुनिएगा, अगर अच्छा C वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 होना है, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना है? 5 होना है। अगर इसमें डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस 5 में डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका C वेक्टर आ जाएगा। और इधर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो इस फॉर्मूला से आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेना, उसमें C के मैग्नीट्यूड से गुना कर देना, C वेक्टर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? मतलब हम यहाँ से C वेक्टर लिख सकते हैं। C वेक्टर क्या होगा? तो 5 उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इंटू एन कैप, जो इसका दिशा होगा, एन कैप का दिशा होगा, वही C का दिशा होगा, क्योंकि C भी परपेंडिकुलर है इसलिए। एन कैप कैसे निकलेगा? तो आप करना A क्रॉस B वेक्टर डिवाइड बाई A क्रॉस B वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड, है ना? तो ये तीसरा टाइप का वेक्टर आपको निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, ये 9 पॉइंट हुए। इसका 10वां नंबर पॉइंट है कि अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के की फॉर्म में दिया हो, बेस वेक्टर की फॉर्म में दिया हो, कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ना? पहले आप इनको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसको हम लोग देखते हैं 10th नंबर पॉइंट। चलिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 10 कह रहा है, देखिए ध्यान से, हम लोग बातें करने वाले हैं इसमें, डॉट नहीं भैया, अरे अरे ये हमेशा डॉट लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, ठीक है। कहता है मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। ठीक है, उसी तरह से बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। ठीक है, कहता है क्या कि अब आपको अगर ए क्रॉस बी निकालना हो तो आप एक काम करो, यहां लिखो आई कैप, यहां लिखो जे कैप, यहां लिखो के कैप। ठीक, उसके बाद पहले वाले वेक्टर का कोएफिशिएंट लिख दो। पहले वाले वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना है? ए बी ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई लिख दिया, ए जेड लिख दिया। दूसरे वाला वेक्टर का कोएफिशिएंट लिख दो, बी एक्स बी वाई और यहां पर क्या लिख दो? बी जेड, और इसको दो डंडे के बीच में घेर दो। तो जब भी आप नंबर्स को इस तरह से इस फैशन में अरेंज करके दो डंडे के बीच में घेर देते हो, दुनिया वाले इसको बुलाते हैं डिटरमिनेंट। क्या बुलाते हैं? डिटरमिनेंट। मैथमेटिक्स क्लास 12 है ना, उसमें एक चैप्टर आएगा आपका डिटरमिनेंट, है ना? उसमें हम लोग सीखते हैं, डिटेल में सीखते हैं कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बट शॉर्टकट तरीका सीखेंगे कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल बस इस वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए देखिए, फिलहाल ये जो डिटरमिनेंट है, ऐसा कहा जाता है ये डिटरमिनेंट 3x3 का है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए इसमें यहां पर ये वाला चीज है, ये वाला चीज है और ये वाला चीज है, इसको कहते हैं रॉज। पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ। दिस इज योर रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं क्या चीज? कॉलम। 1 2 3। तो कितने ऐसे ऐसे कॉलम बने हुए इसमें? 3 कॉलम। तो इसमें 3 रॉ है, 3 कॉलम है, इसलिए इसको कहते हैं ये 3x3 का डिटरमिनेंट। कल को अगर मान लो यहां पर आ जाए 2 3 4 5 और ऐसे डंडी के बीच में, तो डिटरमिनेंट है ये कितने क्रॉस कितने का है? 2x2 का है। कितने क्रॉस कितने का डिटरमिनेंट है ये? 2x2। और कहता है कि 2x2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या कर रहा है? कह रहा है कि इसको इससे गुना कर दीजिए, समझे? ऐसे तिरछा 2 × 5 माइनस, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, दैट इज 3 × 4। आंसर कितना है? -2। इतना आसान होता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। ये बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है जैसा आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था ना, हाँ है ना, जिससे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते थे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वही सेम टू सेम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 2x2 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 4 5, इस तरह से क्या सॉल्व होगा? यस, तो 5 × 1
माइनस 3 चौका 12, कितना आ गया 5 माइनस 12 कितना आ गया, ये माइनस आ रहा है। 2 क्रॉस 2 सॉल्व कैसे होता है? चलिए अब हम लोग 3 क्रॉस 3 देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा तो साफ करेंगे इसको, है बढ़िया से लिखेंगे फिर दोबारा। देखिए ध्यान से, कहता है क्या चीज, यहाँ पर आप आई कैप लिखो, यहाँ पर आप जे कैप लिखो, यहाँ के कैप, यहाँ पर पहले वेक्टर का कोफिशिएंट ax, ay, az, दूसरे वेक्टर का कोफिशिएंट bx, by, bz, उसको डिटरमिनेंट में घेर दो। ठीक है, अब जो कहता है क्या चीज कि a क्रॉस b करोगे तो डेफिनेटली आपको एक वेक्टर प्राप्त ही होगा, और वेक्टर प्राप्त होगा तो उसमें कुछ आई कैप होगा, कुछ आई कैप होगा, उसी तरह से कुछ उसमें जे कैप होगा, तो नजदीक लिखो, हाँ, और कुछ उसमें के कैप होगा। कुछ आई कैप के सामने होंगे, कुछ जे कैप के सामने होंगे, कुछ के कैप का हिस्सा होगा, राइट। आई कैप वाला कैसे निकलेगा, सुनिएगा ध्यान से क्या कर रहा है। जब भी आपको आई कैप के साथ वाला कोफिशिएंट निकालना है तो आई कैप जिस रो में उसको छुपा दो, आई कैप जिस कॉलम में उसको छुपा दो, तो ये तो आप छुपा ही दोगे, ये आप छुपा ही दोगे, क्या बच रहा है देखो, ए वाई इंटू बी जेड बचा। देखो आपने ये तो छुप ही जाना, ये तो छुपा ही हुआ है, मान लो इसको छुपा दो, क्या बचा, ए वाई इंटू बी जेड, यस ये वाला क्या लिखोगे, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, बी वाई इंटू ए जेड, लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ, आसान है। उसी तरह से जे कैप वाले कोफिशिएंट लिखने से क्या करोगे, जे कैप वाले कॉलन को और जे कैप वाले रो को छुपा देंगे, तो ये तो समझो हमेशा ही छुपा हुआ है, जे कैप के कारण ये छुपा हुआ है, कॉलन को भी छुपा दो, क्या बचा, ax इंटू बी जेड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ax इंटू बी जेड माइनस bx इंटू ए जेड लिखेंगे, दैट इज bx इंटू ए जेड, सही। के कैप लिखना तो के कैप वाले रो को छुपा दो, ये तो छुपा ही हुआ है, कॉलम को छुपा दो, यहाँ पर क्या बचा, ax इंटू बी वाई, था ना आसान, ax इंटू बी वाई माइनस छुपा हुआ है bx इंटू ए वाई, दैट इज bx इंटू क्या ए वाई, बस इतना काम करना है। ये तो आपने कोफिशिएंट लिखना सीख लिया है कि जिसका कोफिशिएंट को लिखना है उसके रो से कॉलम छुपा के बाकी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर देना, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, सवाल उठता है इस आई क्या है कौन सा साइन होगा, जे क्या है कौन सा साइन होगा, और के क्या है कौन सा साइन होगा। देखिए ध्यान से, जब भी आप डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे अपने चैप्टर में ना, तो आपको उसमें मालूम चलेगा, कोफैक्टर जब निकालेंगे डिटरमिनेंट का, तो मालूम चलेगा इस जगह का साइन पॉजिटिव होता है, इस जगह का साइन नेगेटिव होता है, इस जगह का साइन पॉजिटिव होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। ये देखिए प्लस, ये देखिए माइनस, ये देखिए प्लस, ये माइनस, ये प्लस। डिटरमिनेंट में जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी पोजीशंस के अपने कुछ साइन होंगे, ये पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ पर आई कैप था, यहाँ जे कैप था, यहाँ के कैप था, तो आई कैप का साइन क्या होगा, निश्चित ही पॉजिटिव। जे कैप का साइन क्या कंसीडर किया जाएगा, यस नेगेटिव। के कैप का साइन क्या कंसीडर किया जाएगा, यस पॉजिटिव। ध्यान रखना है, कल को अगर 4/4 का डिटरमिनेंट हो जाए 4 क्रॉस 4 का, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा लिखेंगे। 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट हो गया ये, और साइन कैसे, बिल्कुल अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अभी तो मान लीजिए कल को यहाँ पर के बाद एल कैप भी आ गया, ऐसा होता नहीं है लेकिन आ गया, तो क्या लिखोगे, अगला हो जाएगा माइनस ऑफ एल कैप, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये सब फालतू बात नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आपको सभी जगहों के साइन आपको पता है, आई कैप का साइन पॉजिटिव होता है, जे कैप का नेगेटिव होता है, के कैप का पॉजिटिव होता है, इसलिए जे कैप वाले में क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव, बाकी सब जगह क्या आएगा प्लस प्लस। इतना आसान है, ठीक है। आप फॉर्मूला को मत याद करो, आप इस प्रोसेस को याद करो। चलिए इस पर हम लोग उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। अगर आप कोई बोले कि ए वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, और एक बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, आपसे पूछा a क्रॉस b कैसे निकालोगे, तो देखो एकदम साधारण तरीका, a क्रॉस b के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, उसमें यहाँ लिखते हैं i कैप, यहाँ लिखते हैं j कैप,
यहाँ लिखते हैं के कैप। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसे कोफिशिएंट 2 3 5, पहले वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दिया हमने 2 3 5, दूसरे वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ लिख देंगे 1 1 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आई कैप के साथ आएगा, ठीक, कुछ जे कैप के साथ आएगा और कुछ के कैप के साथ आएगा। आई कैप के सामने वाला साइन पॉजिटिव होगा, जे कैप के सामने वाला साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि इस जगह का साइन नेगेटिव होता है। जगह साइन नेगेटिव कैसे होता है, डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे, है ना, 12th क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स में देखते हैं डिटरमिनेंट चैप्टर में, तो हमको डिटरमिनेंट के कोफैक्टर निकालना सिखाया जाता है। ठीक है, कोफैक्टर निकालना सिखाया जाता है, तो उसमें हमको बताया जाता है कि इस जगह का साइन कैसे डिसाइड होता है, तो -1 टू द पावर m प्लस n से डिसाइड होता है। m क्या है, रॉज, ये क्या है, कॉलन। ठीक है, तो बताओ यहाँ का एलिमेंट किस रॉज में है, पहला रो में है, पहले रो में है ना, तो m बराबर क्या लिखेंगे 1, और कौन सा कॉलन है, दूसरा कॉलन है, तो n बराबर क्या लिखेंगे 2, मतलब -1 का पावर 3, जो कि कितना आएगा -1, जगह का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा, इस जगह का साइन डिसाइड किया तो क्या करोगे, -1 टू द पावर m प्लस n करोगे, तो ये पहला रॉज है और थर्ड कॉलन है, मतलब पहला रॉज और तीसरा कॉलन करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह साइन डिसाइड करते हैं। फिलहाल हमको उतना डिटेल में नहीं आना है, आप बस याद रखो ऐसे प्लस माइनस प्लस, बस वेक्टर के लिए। ठीक है, शॉर्टकट में चलेंगे हम, डिटेल में डिटरमिनेंट में बात होगी। देखिए आई कैप के साथ जो है कैसे लिखा जाएगा, तो आई कैप वाले को छुपा दो, क्या बचा 3 × 1 -1 × 5, साधारण, गुड। जे कैप वाले को छुपा दो 2 × 1, अच्छा, -1 × 5, कोई संदेह इसमें, है ना आसान, चलिए बहुत बढ़िया। के कैप के लिए तो के कैप को छुपा दो 2 × 1 -1 × 3, ये सर नो कितना आ गया देखना जरा, ये आ गया, अरे भैया ये आ गया आई, और 3 में से 5 गया -2 आई कैप, सही है, 2 में से 5 गया -3 और ये माइनस, तो +3 जे कैप, और इसके आगे प्लस साइन होता है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 में से 3 गया -1 के कैप, ये से क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मान लो कल को आपसे पूछता B क्रॉस A कितना होगा भैया, इसी क्वेश्चन में, तो B क्रॉस A के लिए क्या करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब B वाले कोएफिशिएंट पहले लिखो 1 1 1, सही, और A वाला कोएफिशिएंट बाद में लिखो 2 3 5 2 3 5, लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो वेक्टर आंसर तो वेक्टर प्राप्त होगा, वेक्टर प्राप्त होगा मतलब इसमें कुछ आई कैप आएंगे, कुछ जे कैप आएंगे और कुछ के कैप आएंगे। यस और नो, सोचो जरा, आई कैप के साथ वाला कोएफिशिएंट कैसा, साइन क्या होगा, साइन साइन, तो आई के सामने वाला साइन पॉजिटिव, जे के सामने वाला साइन नेगेटिव, के सामने वाला साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, बहुत बढ़िया। आई कैप के साथ वाला कैसे लिखाता है, तो जिसके साथ वाला लिखना उसको छुपा दो, तो क्या बचा 1 × 5 -3 × 1, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता है ना, बहुत बढ़िया। उसी तरह से माइनस जे के वाले कैसे छुपा दो, तो क्या देखो ना 1 × 5 -2 × 1 दैट इज 2, ठीक। उसी तरह के वाले को लिखना क्या करोगे, तो के को छुपा दो, अच्छा 1 × 3 3 आएगा, -2 × 1 2 आ गया, सही है। कितना आ रहा है बताओ जरा, ये आ रहा है 4 आई कैप -3 जे कैप, और ये आ जाएगा +1 के कैप, राइट और रॉन्ग। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, काफी आसान है। अब सुनिए ध्यान से एक बात, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इसमें बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको एक चीज दिखने लगेगा। देखिए आपको क्या दिखा रहे हैं, आप जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो पहले डिटरमिनेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसको ऐसे तोप ताप के सॉल्व कर रहे हैं ना। आप सोच के देखो, जब आप आई कैप के साथ वाला निकाल रहे हैं तो आप क्या छुपा रहे हैं, आई कैप वाले को छुपा रहे हैं, मतलब 2 और 1 को छुपा रहे हैं, तो क्या दिख रहा है 3 1 और 5 1 दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
इस चीज को यहां भी छुपा के देखो, इस 2 और इस 1 को छुपा के देखो, तो वही चीज यहां पे दिख रहा है 3 1 5 1, राइट और रॉन्ग। मतलब ये जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो यही से देख, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप यही से देख कर सकते हो। 2 1 को छुपा, आई के साथ में क्या करना था, 2 1 को छुपाना था, छुपा दो आप यहां से, तो क्या लिखोगे 3 into 1, यहाँ भी वही हो रहा था 3 into 1, यहाँ पर 1 into 5, 1 into 5 आगे, राइट रो। जे कैप माइनस जे कैप लिखना तो कैसे करते थे, इस 3 1 को छुपाते थे, तो वही 3 1 यहाँ से छुपा के देख लो, 3 1 छुपाते थे, यहाँ पर बचा था 2 1 5 1, यहाँ पे 3 1 छुपाओगे तो बचेगा 2 1 5 1, तो आप वहीं से देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, है ना। उसी तरह से देखो ध्यान से, यहाँ से के कैप लिखते समय क्या करते हैं, 5 1 को छुपाते हैं तो 2 1 3 1 दिखता है, उसी तरह से के कैप छुपाइए क्या दिखेगा 2 1 3 1, सेम काम। तो अगर आपको आई कैप लिखना पड़े तो क्या करो, आई कैप छुपा दो, क्या बचा देखो तो 3 into 1 minus 1 into 5, 3 minus 5। उससे से माइनस जे कैप लिखना तो क्या करो, जे कैप छुपा दो, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, अब 5 1 जा 5, लिख दिया, यस और नो। के कैप लिखना तो क्या करो, के कैप छुपा दो, क्या करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कल को अगर इस तरह से वेक्टर आए, देखो ध्यान से, सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हमारा है, और एक वेक्टर दे रखा है डी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इस तरह से आ गया। कहता है हमको ना सी क्रॉस डी चाहिए, तो सी क्रॉस डी निकालने का तरीका होगा, इसका कुछ आई कैप आएगा, इसका कुछ माइनस जे कैप आएगा, और इसका कुछ प्लस के कैप आएगा, यस और नो। ठीक है, आई कैप वाला कैसे लिखाएगा, तो आई कैप को तोप दो, ढक दो इसको, क्या आएगा 1 into 4 माइनस, छुपाना है 3 into 1, बोलो हाँ कि ना। अच्छा सर, बड़ी शानदार चीज है ये, तो डायरेक्टली लिखा जाएगा ना। जे कैप के लिए क्या करेंगे, छुपा दो इसको, तो देखो तो क्या है 1 into 4, अच्छा 4 माइनस, ये के कैप कहां से आ गया बीच में, कहां से घुस गया भाई, अच्छा 1 into 4 हो गया माइनस 2 into 1, सही है। के कैप वाला कैसे लिखेंगे, तो के कैप छुपा दो, क्या बचा 1 into 3 माइनस, देखो 1 into 3 माइनस 2 into 1, सही। क्या आएगा बताओ जरा, ये आएगा आई कैप, ये आएगा माइनस 2 जे कैप, और ये आएगा प्लस के कैप। कितना साधारण है, बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, सही है ना। अच्छा, मान लो कल को अगर सवाल दे दे इस तरह से, यहाँ देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह बाकी है, ये दे पी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, समझे, और क्यू बराबर दे रखा है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ऐसा दे दिया, सही। देखो यहाँ से पी क्रॉस क्यू कितना लिख लेगा, जो है ना जो पी पहले है मतलब पी को ऊपर वाला लाइन में लिखना है, क्यू को नीचे वाला लाइन में लिखना है, ठीक है। देखो आई कैप के लिए क्या आएगा, आप सोच के देखो, आई कैप वाले के लिए आई कैप वो छुपा देंगे, आई कैप वाले को छुपा दो, क्या बचा 6 दूनी का 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 आई कैप आएगा। अच्छा, उधर से माइनस जे कैप आएगा, सही है ना। माइनस जे कैप में क्या लिखेंगे, जे कैप वाले को छुपा दो, आप छुपा दिया, क्या बचा 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 आएगा। उधर के कैप वाले क्या करेंगे, प्लस के कैप, बोलिए के कैप वाले को छुपा दो, क्या बचेगा 5 माइनस 8, 5 माइनस क्या हो गया 8, कितना आंसर आएगा यहां से, इसका आंसर आ जाएगा देखो तो माइनस 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप और माइनस 3 के कैप। कितना आसान है ना। क्रॉस प्रोडक्ट आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, आप चाहो तो डिटरमिनेंट ड्रॉ करके बनाओ, अब तो इतने होशियार हो गए हो कि बिना डिटरमिनेंट का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है सिर्फ इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, और जे क्या है, क्या शुरुआत करना है माइनस लगा करके, क्योंकि डिटरमिनेंट में जो सेकंड पोजीशन होता है तो साइन क्या कंसीडर करना चाहिए, नेगेटिव कंसीडर करना चाहिए, समझ में आया बात। चलिए, तो दिस इज
ऑल अबाउट क्या चीज, द क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये 10वां नंबर पॉइंट था। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे कुछ बेसिक सवाल आपके लिए लिए हैं। कहता है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 15, है ना, मैग्नीट्यूड 15 होना चाहिए, और कह रहा है वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए दोनों वेक्टर के, इन दोनों वेक्टर के। ठीक है, तो आप सुनिए ध्यान से। आप इस वक्त इसके पॉइंट पर हम लोग बात किए थे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ए वेक्टर है, यहाँ पर एक बी वेक्टर है, सही है ना। आपको वेक्टर पता लगाना है, एक ऐसा वेक्टर सी पता लगाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15 है। तो आप सोच के देखो, और वो इस दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो इधर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें और इस यूनिट वेक्टर को, मतलब इस डायरेक्शन को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको वो वाला वेक्टर मिल जाएगा ना जिसका दिशा होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड होगा 15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, वो डायरेक्शन का हमको स्पेसिफाई कर देगा, और 15 से गुना कर देंगे तो कोई वेक्टर जो 15 मैग्नीट्यूड का है और इस दिशा में है वो प्राप्त हो जाएगा। यस और नो? तो हम करने क्या वाले हैं, सी वेक्टर जो भी हमको मिलने वाला है, सी वेक्टर मिलने वाला है क्या चीज, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू एन कैप, यही मिलेगा ना। तो आप बताइए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 15। 15 हमको गुना करना है, एन कैप ऐसे निकलता है, तो जो भी आपका वेक्टर है ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या चीज, मैग्नीट्यूड। बस इतना काम करेंगे, है ना। चलिए बताइए, देखिए ध्यान से, 15 ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। तो आप सपोज करो यहाँ पर 0 आई कैप है, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, कुछ आई कैप होगा। ठीक है, आप नीचे देखो, यहाँ जगह कम पड़ने वाला है, हमारे आसपास ट्रैक्टर घूम रहा है ना, आप चाहें तो उसमें बैठ के घूमने जा सकते हैं। 15 इंटू कुछ आई कैप होगा, साथ में माइनस कुछ जे कैप होगा, प्लस कुछ के कैप होगा। आइए डिसाइड करते हैं कितना कितना होगा। आई कैप कैसे डिसाइड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो देखिए आई कैप वो छुपा देंगे, क्या बचा, -1 माइनस ये -8, -8 सही है। अच्छा, उसी तरह से जे कैप वालों कैसे डिसाइड करेंगे, तो जे कैप को छुपा देंगे, क्या बचा 4 -0, यहाँ क्या हो जाएगा 4, -0 तो करने की जरूरत नहीं है। और के कैप कैसे लिखते हैं, तो के कैप को छुपा देंगे, क्या आएगा देखिए तो -4 -0, तो कितना आएगा -4। ठीक है, अच्छा ये तो ए क्रॉस बी निकला, डिवाइड बाई हमको ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है ना। तो देखो ध्यान से, 15 इंटू न्यूमरेटर में क्या है, वैसे न्यूमरेटर में है ये +8 -1, तो 7 आई कैप है, यस, और ये -4 जे कैप है, और साथ में ये -4 के कैप है, और इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, इसका मैग्नीट्यूड होगा √7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड। देखिए तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 इंटू 7 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, समय और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा देखना जरा, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और ये हो जाएगा 32, 16 और 16 32, 49 और 32 कितना हो गया 49 + 32, 9 2 11। ठीक है, कैरी 1 4 3 7 और 1 8, 81 √81, और 81 का √ कितना होगा 9, मतलब ये हो जाएगा 15/9। ये आपका क्या आ रहा है, सी वेक्टर आ रहा है। तो यहाँ से सी वेक्टर प्राप्त हो गया। देखिए तो 15/9 बोलने का मतलब क्या है, 5/3 है ना। इट्स अ 5/3 इंटू 7 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, दिस इज योर सी वेक्टर। निकला कि नहीं निकला, एकदम आसान है ना। चलिए उस तरह से अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप और के कैप दे रखा है, और बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप दे रखा है। ठीक, कहता है एक ऐसा वेक्टर ज्ञात कीजिए सी, ताकि क्या हो, ए क्रॉस सी करने पर बी प्राप्त होता हो, मतलब ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लेने पर आपको बी मिल जाता हो, और ए डॉट सी करने पर कितना आता हो
3 आता हो, ये बेसिक सवाल है। तो कहता है सी वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो आप मान लीजिए कि सी वेक्टर कितना है, लेट सी वेक्टर इक्वल टू C1 i कैप या फिर Cx i कैप Cy j कैप प्लस Cz k कैप, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि A क्रॉस C करने पर क्या प्राप्त होना है, B प्राप्त होना है, राइट। अच्छा, तो देखिए तो A क्रॉस C कैसे करते हो आप, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो कुछ i कैप के साथ आएगा, राइट है। i कैप साथ कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, तो i कैप वाले को छुपा देंगे, तो 1 इंटू Cz माइनस 1 इंटू Cy, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से माइनस जे कैप, आप इन दोनों को नजदीक नजदीक लिख कर गुना करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए देखिए, जे कैप लिखना है तो जे कैप वाले को छुपा देंगे, तो क्या आएगा देखिए, तो 1 इंटू Cz माइनस 1 इंटू Cx प्लस, यहां देखिए के कैप, कुछ के कैप आएगा, के कैप कितना आएगा, के कैप के लिए क्या करेंगे, के कैप के लिए करेंगे, के कैप को छुपा देंगे, तो 1 इंटू Cy माइनस Cx, सही है। ये कैसे आ गया, इतना इंटू के कैप आ गया, ये आपका क्या आ गया, A क्रॉस C आ गया, A क्रॉस C आ गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो B के बराबर, मतलब 0 i कैप प्लस j कैप और माइनस के कैप के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए, तो इसको इक्वेशन को कंपेयर करके आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा Cz माइनस Cy तो 0 आना चाहिए, है ना। मतलब इक्वेशन नंबर 1 क्या बना कि Cz मस्ट इक्वल टू क्या, Cy, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां से हमको प्राप्त हो रहा है, देखिए तो यहां से मिल रहा है हमको Cz माइनस Cx, क्या होना चाहिए, यहां से यहाँ 1 मंगवाना है, माइनस ऑफ इतना, माइनस ऑफ दिस वन 1 होना चाहिए, है ना। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर आपका 2 आ गया। उसी तरह इसको कंपेयर करोगे तो इक्वेशन नंबर क्या आएगा आपको, 3 आएगा, मतलब Cy माइनस Cx इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ये तीसरा इक्वेशन हो गया, कितने सारे इक्वेशन बन गए, है ना। अच्छा, अब सुनना, एक और कंडीशन दे रखा है हमारे लिए, A डॉट सी वेक्टर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो A डॉट सी कैसे निकालोगे, A डॉट सी निकलेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का A डॉट सी, तो कैसे निकलेगा, Cx इंटू इतना, मतलब Cx प्लस Cy प्लस Cz, है ना, डॉट प्रोडक्ट निकल गया। और किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, राइट है। अब देखिए इतने सारे इक्वेशन हमारे पास। अच्छा एक बात बताइए, इसमें Cy और Cz तो बराबर ही है ना, तो इन दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए तो Cx प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cz, Cy Cz बराबर है तो 2 टाइम्स ऑफ Cz लिख दिया, और ये 3 होना चाहिए। और यहाँ इक्वेशन देखिए, Cz माइनस Cx इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, सही है। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या होगा, ये Cx और से Cx कट जाएगा, है ना। ये इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो आप, तो आप कर रहे हो 1 + 4। देखिए 1 + 4 करने से क्या आएगा, जैसे ही आप 1 + 4 करेंगे ये इससे शहीद हो गया, ठीक है। और Cz माइनस 2Cz, तो यह माइनस Cz बचा, इज इक्वल टू -1 -3, तो -4 आ जाएगा। यहाँ से Cz बराबर कितना आ गया, 4 निकल गया। और जैसे ही Cz बराबर 4 आ गया, Cy बराबर भी क्या आ गया, 4 ही आ गया, यस। और Cx कैसे निकलेगा, तो Cx बराबर आप यहाँ रख दीजिए, वैल्यू जब इसमें डालिएगा तो क्या आएगा, Cx बराबर, ये देखिए 4 माइनस Cx हमको निकालना है इक्वल टू -1, है ना। Cx को उधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, Cx इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इस सभी वैल्यू को C में डाल दो, तो C वेक्टर इक्वल टू प्राप्त हो रहा है कितना, बोलिए बोलिए, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज योर C वेक्टर, है ना, बिल्कुल आसान है ना। अब जल्दी से उसको नोट करिए, फिर हम आपके लिए अगला सवाल लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आपके पास 3 और सवाल हम आपके लिए हैं। कह रहा है क्या चीज कि इफ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड √26 है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड 35 है, आपसे कहता है A डॉट B कितना होगा। तो आप सोच के देखो, A डॉट B के लिए आपको A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा करना होगा, थीटा तो क्वेश्चन में दिया नहीं है
है ना। लेकिन यहाँ पर a क्रॉस b दिया है, इसका यूटिलाइज करके हम लोग थीटा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा। आप बताइए हमको a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है? वो होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, है कि नहीं? आप देखो ध्यान से, a का मैग्नीट्यूड कितना रखा है 35, 35 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से आ गया √26 इंटू 7 इंटू क्या साइन थीटा। ठीक है, इससे ही कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ से साइन थीटा प्राप्त हो रहा है, देखिए तो 5/√26। अच्छा, आपको अगर साइन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं, है ना। बताइए कैसे होगा? कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सर नो, ये कितना हो जाएगा? देखिए तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/26, राइट। ये आएगा 1/√26। यहाँ से क्या आ गया? कॉस थीटा 1/√26 आ गया। ठीक, तो आप बताइए a डॉट बी कैसे निकलेगा? तो a डॉट बी निकलेगा सर a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। a वेक्टर कितना का मैग्नीट्यूड कितना है? 26, b वेक्टर कितना है? 7, और ये कॉस थीटा भी कितना निकाले आप? 1/√26, है ना। कितना आंसर आ रहा है? 7। एकदम साधारण क्वेश्चन था। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी करने पर 2 इंटू a क्रॉस b आएगा। ये बात प्रूव करना। क्या a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी करने पर 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b आएगा? यह बात आपको साबित करना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, है ना। क्या मिलेगा आपको? a क्रॉस a। अच्छा, a क्रॉस a मिला हमको, ठीक है। फिर a से गुना करेंगे इसमें तो क्या प्राप्त होगा? प्लस a क्रॉस b प्राप्त होगा। सही है। अब b की बारी, माइनस बी को इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस बी क्रॉस ए प्राप्त होगा। देखिए बी को फ्री में रखना है, हमेशा उस तरह से ऑर्डर मेंटेन रखना है। और जब माइनस माइनस गुना करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस बी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर भी क्या आ गया? 0 वेक्टर आ गया। अच्छा, ये ए क्रॉस बी देख रहे हो। अच्छा, एक बात बताना, बी क्रॉस ए जो देख रहे हैं आप, इसको क्या माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है? बी, ये माइनस तो ये रहा, और b क्रॉस ए को माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। और ये वेक्टर तो फिर से 0 वेक्टर आ गया। इसका अब कोई मतलब नहीं बनता है। ये वेक्टर आ गया a क्रॉस बी वेक्टर प्लस, सॉरी हाँ, a क्रॉस बी वेक्टर। दिखाई दे रहा है आपको? मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस बी वेक्टर आ गया। प्रूव्ड? एकदम इजी है। हाँ, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ एक सवाल है a क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी आ रहा है, और a क्रॉस सी करने पर b क्रॉस डी आ रहा है। तो कहता है कि साबित करिए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, आप सोच के देखिए, आपको a माइनस डी जनरेट करना है, बात सही है। तो हम कहते हैं कि अगर इस वेक्टर को इधर ट्रांसफर करें, ठीक है, तो उससे a माइनस बी जनरेट हो सकता है, राइट और रॉन्ग। और इस वेक्टर को इधर ट्रांसफर करें, उससे भी आप a माइनस डी जनरेट कर सकते हैं। और साथ में b माइनस सी जनरेट करना। b माइनस सी कैसे जनरेट होगा? अच्छा, एक और अच्छा बात है, देखिए यहाँ पर अगर इसमें से इसको घटा दें, सुनिएगा ध्यान से, घटा दें तो यहाँ से b माइनस सी जनरेट हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, ताकि b माइनस सी जनरेट हो। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 माइनस 2 कर देते हैं। क्या फायदा होगा उससे? उससे फायदा होगा, ये LHS में क्या दिखेगा? यहाँ दिखेगा a क्रॉस b, और यहाँ दिखेगा LHS में क्या? a क्रॉस c। बोलिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बराबर। RHS में क्या दिखेगा? यहाँ दिखेगा C क्रॉस D, और यहाँ दिखेगा माइनस B क्रॉस D। बोलिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब सुनो ध्यान से, इसमें से A कॉमन हो जाएगा, तो A कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा? B माइनस C। प्लानिंग के तहत वो जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, यहाँ से अगर आप D वेक्टर देखो ध्यान से, D वेक्टर पोस्ट में है, तो जो कॉमन लोगे वो कहाँ कॉमन लोगे? पोस्ट में कॉमन लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? बाद में है ना, तो जब भी कॉमन लोगे तो क्या होगा? पोस्ट प्रोडक्ट में वो कॉमन होगा। ठीक है, इस तरह से एकदम आसान है ना। अब क्या है, देखिए ध्यान से, a माइनस डी भी चाहिए था हमको। a माइनस डी कैसे करेंगे? सुनिए ध्यान से, एक काम करिए, हमको यहाँ b माइनस सी दिख रहा है, यहाँ पर c माइनस बी दिख रहा है। ठीक है, इसको आप उधर ट्रांसफर करिए, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा b माइनस सी वेक्टर और माइनस ऑफ, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ प्राप्त हो रहा है
सी माइनस बी वेक्टर और क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 0 वेक्टर। सुनिएगा ध्यान से, अगर यहां भी b माइनस सी है, यहां भी b माइनस सी होता तो इसको कॉमन ले पाते, यस और नो? तो आप हमको बताइए, अगर इसको हम b माइनस सी लिखें, किसको, इसको अगर हम b माइनस सी लिखें तो हमको एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसको हम प्लस ऑफ क्या b माइनस सी बना सकते हैं, b माइनस सी बना सकते हैं। अच्छा, एक और अच्छा बात, अब b माइनस सी तो कॉमन तब ना हो पाएगा जब, यहां देखिए b माइनस सी पोस्ट में मल्टीप्लीकेशन है, यहां b माइनस सी प्री मल्टीप्लीकेशन, तो कॉमन तो आप ले नहीं सकते हैं। अगर यहां भी पोस्ट में मल्टीप्लीकेशन और यहां भी पोस्ट में होता तो कॉमन निकाल पाते, राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले इसको पोस्ट में भेजिए, तो आप बताइए क्या करिएगा, इसको ऐसे पलट दीजिए, पलट देगा तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से a क्रॉस b माइनस सी इक्वल टू माइनस ऑफ d क्रॉस b माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको पलटेगा तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0 वेक्टर। अब इसमें से पोस्ट कॉमन हो सकता है b माइनस सी, तो जब कॉमन ले तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a माइनस डी वेक्टर क्रॉस b माइनस सी वेक्टर, और ये क्या आ रहा है, 0 वेक्टर। अब देखिए इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, मतलब a वेक्टर माइनस डी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी पैरेलल हो गया किसके, b माइनस सी वेक्टर के। एकदम आसान है, आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे लेते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपके लिए 3 और सवाल हैं, है ना। कह रहा है पहला दिया हुआ है a क्रॉस b प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0 वेक्टर प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, एकदम आसानी से बन जाएगा। ये यहाँ पर क्या आएगा, a क्रॉस b आएगा प्लस यहाँ से a क्रॉस c आएगा प्लस यहाँ से क्या आएगा, b क्रॉस c आएगा प्लस b क्रॉस a आएगा प्लस यहाँ से क्या आएगा, c क्रॉस a आएगा प्लस यहाँ c क्रॉस b आएगा। हम क्या ले रहे हैं, हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ a क्रॉस b है और यहाँ b क्रॉस a है, ये दोनों आपस में सही हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप इसको माइनस ऑफ a क्रॉस b लिखिएगा। देखो तो क्या आ रहा है, ये a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c, यहाँ तक तो ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो माइनस ऑफ a क्रॉस b, इस चीज़ को उलट के, तो इसको उल्टोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ऑफ a क्रॉस c आएगा। उसी तरह से इसको पलटी मारोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ b क्रॉस c आया। अब इससे ये शहीद हो गया, इससे ये शहीद हो गया, सब शहीद हो गया, क्या आ गया आपका, 0 वेक्टर बराबर क्या आ गया, RHS प्रूव्ड इक्वल टू क्या आ गया, RHS साबित हो गया ना जी, ऐसे लिख सकते हैं, सही, एकदम आसान था। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है a डॉट बी वेक्टर, a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट करने पर भी 0 आ रहा है। तो कह रहा है साबित करिए, इसमें या तो हो सकता है a वेक्टर 0 होगा ना तो b वेक्टर 0 होगा, और दूसरे कोई संभावनाएं नहीं है। तो आप सोच के देखिए, दोनों ही 0 हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, बात सही है। तो अगर a डॉट b 0, इसका मतलब क्या निकलता है कि या तो a वेक्टर 0 होगा और b वेक्टर 0 वेक्टर होगा, या फिर a वेक्टर b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते होंगे। अगर 0 नहीं है तो आपस में क्या होते होंगे, परपेंडिकुलर होते होंगे, बात सही है। अच्छा, एंड दूसरा कंडीशन कह रहा है क्या चीज, कि a क्रॉस b 0 वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो a वेक्टर 0 रहा होगा, या फिर b वेक्टर 0 रहा होगा, या फिर अगर 0 नहीं रहे होंगे तो पक्का a वेक्टर पैरेलल रहा होगा b वेक्टर के। आप सोच के देखो, ये पूरा चीज और ये पूरा चीज साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हो रहा है एक ही बार में, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हैं। अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करें तो देखो ध्यान से, अगर कोई चीज परपेंडिकुलर हमने कह दिया तो पैरेलल तो हो नहीं सकता है, और पैरेलल कह दिया तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये साइमल्टेनियसली होल्ड तो कर नहीं सकता है। तो साइमल्टेनियसली कौन कंडीशन होल्ड करेगा, साइमल्टेनियसली करेगा ये और ये। हम कह सकते हैं अच्छा सर, a वेक्टर या तो 0 होगा और या तो b वेक्टर 0 होगा, प्रूव्ड। इसको हमने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ एक ही टाइम पर वैलिड नहीं हो सकता है, ठीक। तो हमारा साबित हो गया, एकदम आसान था। चलिए उसी से अगला सवाल क्या कह रहा है, कहता है a प्लस बी प्लस सी करने पर 0 वेक्टर आ रहा है और साबित करना है ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। सही है, पहला हम इन दोनों को उठाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर a और क्रॉस b दिख रहा है, मतलब a का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ लिया गया है, बात सही है। और इधर c b दिख रहा है, मतलब b का फिर भी c के साथ b का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया होगा।
ठीक है, तो ए के साथ भी बी का क्रॉस प्रोडक्ट दिखना चाहिए, सी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो उससे अच्छा क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, ये ए प्लस बी जो आप देख रहे हैं इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हो, माइनस सी वेक्टर लिख सकते हो, और यहाँ दोनों साइड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्यों? क्योंकि हमको सी में भी बी का क्रॉस करवाना है, ए में भी बी का क्रॉस करवाना है। तो क्या करेंगे, अब यहां से हम करेंगे टेक क्या चीज, टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर है ना ऑन बोथ साइड। कर दिया हमने, क्या होगा इस देखो जरा, तो यहां से प्राप्त होगा ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर। पोस्ट प्रोडक्ट क्यों करवाया है, क्योंकि हमको यहां पर ए के बाद बी चाहिए, इसलिए इक्वल टू यहां सी के साथ भी बी चाहिए, तो क्या करेंगे माइनस सी वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा, ये बी वेक्टर आया कि नहीं आएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, यहां से प्राप्त हो रहा है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी। आपको मालूम है ये तो सही हो गया, जीरो वेक्टर आ गया ना, इक्वल टू, अच्छा ये सी क्रॉस बी है, इसको पलटेंगे तो ये माइनस ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी प्राप्त हो गया। ये पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, उसी तरह से हमको इन दोनों को साबित करना है। तो सोच के देखिए करना क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमको बी के साथ सी मंगवाना है और ए के साथ भी सी मंगवाना है। तो ए को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ए के साथ सी मंगवाना है, तो इधर ट्रांसफर करके उसका सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। तो क्या आएगा बताइए, तो ए को इधर ट्रांसफर करवा दीजिए, तो यहाँ से बी प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। अब क्या करेंगे, पोस्ट में सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, पोस्ट क्योंकि बाद में है, दोनों साइड लीजिए। तो यहाँ से प्राप्त होगा बी प्लस सी का पोस्ट क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी इज इक्वल टू, यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, अब पोस्ट में लिए हैं तो यहाँ पर निश्चित ही बी क्रॉस सी प्राप्त होगा, बी क्रॉस सी प्राप्त हो गया इसके ही प्लानिंग के तहत, प्लस यहाँ से सी क्रॉस सी वेक्टर प्राप्त होगा। ये आपका क्या आ जाना है, जीरो वेक्टर आ जाना है, इक्वल टू यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर प्राप्त हुआ। अब देखिए तो यहाँ से बी क्रॉस सी है, जब आप इसको पलटी मारिएगा सी क्रॉस ए बनाने की कोशिश कीजिएगा तो इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आएगा, माइनस सी क्रॉस ए आ रहा है, और माइनस कंपनसेट होगा तो यहाँ आएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, प्रूव्ड हो गया है ना, एकदम आसान। आप जल्दी से नोट करो, फिर हम आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स एक और सवाल हम आपके लिए लिए हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है साबित करिए कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो डिटरमिनेंट ऑफ इतना होगा। ये बात आपको साबित करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आप बताइए हमको ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कि आपको ए इंटू बी इन मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम नहीं लिखना चाहते हैं, हम ए बी लिख रहे हैं, आप मैनेज कर लेना, बात सही है। वो भी इसका मतलब भी तो मैग्नीट्यूड ही होता है ना, और इसे क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू क्या आ गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छी बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, यहाँ से प्राप्त होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आप देखिए ध्यान से, ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे प्राप्त हुआ होगा, तो आप कहेंगे सर ए डॉट ए लिख सकते हैं इसकी जगह पर, क्योंकि वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होता है। उसी तरह से इनटू ये b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा, तो b और b का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया गया होगा, वेरी गुड, माइनस, अच्छा ये जो चीज दिख रहे हैं आप a इंटू बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिख रहे हैं, है ना। देखने से लग रहा होगा आपको कि ये और कुछ नहीं बल्कि a डॉट b का होल स्क्वायर है, राइट और रॉन्ग। अब देखिए ध्यान से, करना क्या है, कह रहा है क्या चीज, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट हो जाए इस तरह का, देखना जरा, ऐसा लग रहा है किसी ने डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया है और दिस इनटू दिस करने पर ये प्राप्त हुआ होगा, माइनस अगर यहां पर भी a डॉट बी आ जाए और यहां पर भी a डॉट बी आ जाए, सोच के देखो, तो अगर डिटरमिनेंट इस तरह का हो तो इस तरह का आंसर निकाला जा सकता है। कैसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a डॉट a इंटू बी डॉट बी माइनस b डॉट a डॉट b इंटू a डॉट b, मतलब a डॉट b का क्या होगा इसका। ठीक है, मतलब आपने साबित कर लिया क्या कि a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मस, और इसको हम लोग लेग्रांजेस आइडेंटिटी कहते हैं।
आइडेंटिटी। ठीक है, अब जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम आपके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेते हैं किसका, क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अब तक पढ़ रहे थे, है ना, मैथमेटिक्स में उसका क्या इस्तेमाल होने वाला है हम लोग वो देखते हैं। ध्यान दीजिए, पहला कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला एप्लीकेशन कहता है कि मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, जो एक वेक्टर ए है ना, और एक वेक्टर बी है। ठीक है, और कह रहा है ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को दर्शा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को दर्शा रहे हैं। मान लीजिए इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे कोई इस पैरेललोग्राम का एरिया पूछ ले, तब क्या कहोगे, आप बोलोगे सर इसका लंबाई तो b है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर का लंबाई हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड इंटू क्या चीज़, साइन थीटा। और इसका लंबाई कितना है, तो उसका लंबाई है a का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं है। तो पैरेललोग्राम का एरिया आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जो भी आपका बेस और इंटू क्या चीज़, हाइट। इन्हें पैरेललोग्राम का एरिया होता है। अब देखो ध्यान से, बेस क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़, और हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा b साइन थीटा। इसको देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल रखा हो, यस और नो। हम कह सकते हैं कि अच्छा अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a क्रॉस b जो होगा ना, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पैरेललोग्राम के एरिया को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एरिया, अच्छा a क्रॉस b करने से क्या होता है, उस पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाता है ना, जिस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बहुत अच्छा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि एक वेक्टर है a, ठीक है, और एक वेक्टर है b, जो ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से देखना ध्यान से, इसके बीच का एंगल मान लो आप थीटा है, तो आप हमको बताओ, चलिए तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये b का मैग्नीट्यूड इंटू क्या है, साइन थीटा है। क्यों, अरे हाइपोटेनस के सामने वाला क्या होगा, b साइन थीटा, है ना। आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, तो ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इंटू साइन थीटा कितना है, तो b साइन थीटा। सही है। देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है किसी ने 1/2 ऑफ क्या कर दिया हो, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। बस ये मतलब आप क्या करो कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल कर उसको हाफ कर दो, तो जानते हैं क्या होगा, वो जो होगा वो उस ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करने लगेगा जिस ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड को ये दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का ये मतलब, ये दो एप्लीकेशन हो सकता है। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, नॉट इवन दीज टू। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से, कैसा भी आड़ा तिरछा कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका ए बी वेक्टर है, ये आपका ए डी वेक्टर है, ये आपका ए सी वेक्टर है और ये आपका बी डी वेक्टर है ना। आपने ये डायगोनल बना लिया। ए सी क्या है एंड बी डी क्या है, आपका डायगोनल से। ए सी और बी डी क्या है, आपके डायगोनल से। अब सुनना ध्यान से, आपसे कोई कहे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप क्या बताओगे, आप बताओगे सर इसका एरिया जो होने वाला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो आप क्या बताओगे, आप बताओगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ए बी सी बताओगे ना, प्लस साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताओगे, ये वाला ए सी डी। बोलो हाँ कि ना। अब बताना जरा ध्यान से, एरिया ऑफ ए बी सी कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी निकलेगा 1/2 का इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए ध्यान से, ए बी सी में ये वेक्टर और ये वेक्टर एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और इंटू 1/2 इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ कि ना। देखो ध्यान से क्या करेंगे, फिर यहां पर लिख सकते हैं हम लोग ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, लिख पाएंगे ना। अच्छा, प्लस उसी तरह से यहां देखना 1/2 इसका एरिया कैसे लिखोगे आप,
इसका एरिया लिख पाओगे आप, देखना ध्यान से, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ, देखना इसको लिख सकते हैं AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब आप बताओ हमको। अच्छा एक बात समझाना कि अगर इसमें से AC वेक्टर प्री मल्टीप्लिकेशन में होता तो हम यहाँ से बड़े आराम से कॉमन ले पाते हैं। अगर इस एरिया को आप वेक्टर की फॉर्म में लिखो ज़्यादा बेहतर होगा। वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो अभी फिलहाल ये ऐसे है, सुनिएगा ध्यान से, वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, अगर हम कहें कि AC दोनों जगह अगर प्री मल्टीप्लिकेशन में होता या फिर दोनों जगह पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में होता तो हम AC को कॉमन ले सकते थे। अभी हम सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखे, अभी मैग्नीट्यूड नहीं लिए, सुना ध्यान से। तो एक काम करो, इस AC को इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन में बुला लो, काहे के लिए, ताकि हम AC को क्या कर सकें, कॉमन ले सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ इसको प्री में बुलाने के लिए क्या करना होगा, इसको पलटना पड़ेगा। अब पलटने के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ AC क्रॉस AB, यस और नो, प्लस 1/2, देखना ध्यान से, यहाँ पर है AC क्रॉस AD। अब 1/2 ऑफ AC दोनों तरह से कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आपने AC कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा AD वेक्टर माइनस क्या चीज, AB वेक्टर। अब AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर क्या आएगा, सोच के देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर, अच्छा इस ट्रायंगल में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, क्या होगा बताओ जरा। आपको मिलेगा AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर। तो यहां से इस AB को उधर ट्रांसफर कर दो, तो देखो तो ध्यान से, AD माइनस AB वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, BD वेक्टर नहीं आ गया, पुट करो जाना यहाँ पर, तो क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है 1/2 इंटू AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर, यस और नो। तो आप देखो ध्यान से आपको क्या प्राप्त हुआ, और एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या कर लेना, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्रॉस BD, है ना। इससे क्या आ जाएगा, आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। असल में ये है क्या, असल में ये है पहला डायगोनल, ये है दूसरा डायगोनल, यस और नो। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा सर, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कल को अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक डायगोनल D1 दिया हुआ है और एक डायगोनल D2 दिया हुआ है, तो सर हम बड़े आराम से 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और बता देंगे क्या है, एरिया। समझ में आ रहा है? तो किसी भी आर्बिट्रेरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 इंटू डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ओके, सो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली मतलब एप्लीकेशन दिखा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का इन कैचेस मैथमेटिक्स, ठीक है। सो आप इस पर क्वेश्चन देखना, आपके कुछ किताब में बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, ए वेक्टर दे रखा होगा, बी वेक्टर दे रखा होगा, क्या रहेगा पैराग्राफ का एरिया निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी कर देना और उसका मैग्नीट्यूड लेना, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ उसको। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पर सवाल लिए हैं, है ना। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस, मतलब उसके एडजेसेंट साइड इसके और इसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया निकालने के लिए निश्चित ही हमको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, बात सही है। तो अगर मान लीजिए कि ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी के लिए देखिए ध्यान से, इसका कुछ ना कुछ आई कैप होने वाला होगा, तो आई कैप के लिए क्या करते हैं, आई कैप को छुपा देते हैं। देखो क्या आया, ये आया 4 माइनस 3 2 का 6 -3 -2 +6 हो जाएगा, इतना इंटू आई कैप आएगा। फिर जे कैप के लिए तो माइनस लिखते हैं, कितना आ रहा है देखो ध्यान से, जे कैप को छुपा दो, जगह को छुपाओगे तो आएगा 4 3 12 माइनस ये कितना है, ये है -2 और ये +1 मतलब -2, ठीक है। इतना इंटू क्या आएगा जे कैप, प्लस के कैप के लिए कैसे लिखते हैं, के कैप को छुपा देंगे तो -9 -1 इट्स -10 के कैप निकला ना। तो यहाँ से देखो तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ -2 आई कैप, देखना जरा, ये होगा -14 जे कैप और ये प्लस आएगा माइनस आएगा 10 के कैप। दिस इज योर ए क्रॉस बी। अब एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया बराबर होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट
2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब -2 का स्क्वायर मतलब 4, 14 का स्क्वायर मतलब 196 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, ये देखिए तो कितना आ रहा है, इसमें जोड़िएगा तो ये 200 और ये आएगा 300, मतलब आंसर आ रहा है 10√3 मीटर स्क्वायर। एकदम आसान। अगर ये मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, आप यहाँ पर यूनिट स्क्वायर लिखिए। सही में आया? चलिए एकदम बेहतर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक साइड दे रखा है a बराबर इतना, दूसरा साइड दे रखा है b बराबर इतना, कह रहा है ये ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड है, तो कह रहा है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो आप क्या करो, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, मैग्नीट्यूड निकाल दो और उसका आधा कर दो, क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए ध्यान से, अगर ये 2i कैप है और ये -5 के कैप है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो j कैप है वो क्या है, 0 j कैप। आप क्या काम करो, a क्रॉस b जरा निकाल के देखो कितना आएगा a क्रॉस b। तो a क्रॉस b आ रहा है, i कैप निकालेंगे, i कैप को छुपा देंगे, यस, तो ये आ रहा है 0 -2 -5 इट्स अ +10 i कैप। ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिए j कैप को लिखना है, j कैप को छुपा देंगे, तो क्या आएगा 2 -5 इतना इंटू क्या आएगा अब यहाँ से j कैप, और साथ में k कैप कैसे निकलेगा, तो k कैप के लिए आप k कैप छुपा दो, तो 2 2 are 4 और माइनस ये वाला आ जाएगा 0, इतना इंटू k कैप। ठीक है, राइट। क्या आ रहा है बताना जरा, यहाँ से आ रहा है -10 i कैप, कैलकुलेशन आप चेक करते रहना, गलत होगा तो सुधार देना। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, तो -7 j कैप, और ये आ रहा है +4 k कैप। ये क्या आ गया, a क्रॉस b आ गया। अब क्या चाहिए हमको, एरिया निकालने के लिए 1/2 और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इस वेक्टर का, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 1/2, सही। ये तो इधर कहाँ आ गया इस एरिया में, चलिए कोई बात नहीं, 1/2 और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √, देखना ध्यान से, 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस -7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब कितना 16। आ कितना रहा है 149 और 16 कितना है भैया, अरे 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 ये 6 आ गया, 165। अच्छा, मतलब √165, मतलब ये आ रहा है √165, है ना, क्या चीज, स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, सही। उधर देखिए, हमको साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट, ये जिसका पोजीशन वेक्टर ये और ये और ये है, ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, बात प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करो, अगर मान लो कि यहाँ पर ए वेक्टर है, ये ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर रखा है ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी और पोजीशन वेक्टर क्या है सी है। तो आप सुनो ध्यान से कि अगर यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, ठीक है, तो आप बताओ अगर ये कोलिनियर होंगे तो निश्चित ही ए बी वेक्टर और निश्चित ही ए सी वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा, यस और नो। तो आप बताना जरा ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, तो ए बी वेक्टर निकलेगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, राइट। अब जरा यहां से ए बी वेक्टर निकालो, कितना आ रहा है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर नहीं, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। अच्छा, इसमें से घटा दो, तो यहाँ पर आ रहा है 2i कैप, इसमें से ये घटा दो तो -14j कैप, इसमें से घटा दो तो आ रहा है +2k कैप। ये आपका क्या आ गया, ए वेक्टर। उसी तरह से आप बताना जरा AC वेक्टर क्या प्राप्त होगा आपको, AC वेक्टर क्या प्राप्त होगा, तो C का पोजीशन माइनस A का पोजीशन, C का पोजीशन कितना है इतना, A का पोजीशन कितना है इतना, घटा दो, तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो ये आएगा -2i कैप, इसमें से जो घटाओगे तो +14j कैप, और इसमें से जो घटाओगे तो -2k कैप। आप देखिए ध्यान से, इन दोनों को ही देख के लग रहा है, या तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके देख लो, अगर 0 वेक्टर आ गया तो कह देना ये क्या है, पैरेलल है, या फिर आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखना जरा, जो ए बी वेक्टर इक्वल टू है ना माइनस ऑफ AC वेक्टर है। समझ में आ रहा है कैसे 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 कैसे, देखो आप AC में जरा माइनस से गुना कर दो, फटाक से इतना आएगा, है कि नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अच्छा सर कि ए बी वेक्टर और माइनस ऑफ AC वेक्टर इक्वल है, मतलब ये दोनों एकदम एक ही लाइन पर हैं, ए बी वेक्टर और AC वेक्टर क्या है, बिल्कुल एक ही लाइन पर एक्ट हो रहे हैं, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा,
0 आएगा, मतलब कह सकते हैं तीनों के तीनों क्या हैं, आपस में कोलिनियर। सुनो, ए बी वेक्टर और AC वेक्टर ठीक अपोजिट है, मतलब ऐसा संभावना है कि AC वेक्टर इधर होता होगा और AB वेक्टर ये B पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये C पॉइंट होगा, तो हमने AC वेक्टर और AB वेक्टर दोनों एक दूसरे क्या है, एकदम बिल्कुल अपोजिट है, मतलब तीनों पॉइंट के आपस में कोलिनियर, ये है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा सुनिए सुनिए, कभी कभी यहाँ पर पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर नहीं दिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स भी देंगे तो आप पोजीशन वेक्टर लिख लेना और उससे क्या निकाल देना, फिर ये काम कर देना। कभी कभी ऐसा भी है कि ट्राइंगल के साइड नहीं दिए होते हैं, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तीनों पॉइंट के, तो आप ये वेक्टर निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट पता है तो, ये वेक्टर निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट पता है तो, फिर ट्राइंगल का एरिया निकाल देना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना। आज हम अपने क्लास को इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर का लेंथ लंबा हो गया है, आप देखते रहिए DRC की वीडियोस। धन्यवाद।